मेरे प्यारे छात्रों, आज एक बार फिर से आप सभी का क्राफ्ट फिजियोलॉजी फर्स्ट की क्लास में स्वागत है। आज हम अपने कल के क्लास को ही आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट्स, उसी के संबंध में जो कुछ कल मैंने बता दिया था उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने कल आपको बता दिया था कि मिनरल साल्ट का एब्जॉर्प्शन कितने प्रकार का होता है, पैसिव और एक्टिव। इसी के साथ साथ सेल की संरचना, कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर और मिनरल एब्जॉर्प्शन का क्या संबंध है, ये भी कल आपको समझाया था। इसी के साथ ही साथ आउटर स्पेस और डिफ्यूजन स्पेस को भी जो है उदाहरण के साथ आपको समझाया गया था। इतनी चीजें कल हो गई थी। आज हम मैकेनिज्म ऑफ मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा आपको बताया गया है कल के ही क्लास में कि there are two types of mechanism of mineral salt absorption। पहला पैसिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा एक्टिव एब्जॉर्प्शन। किसको कहते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन, किसको कहते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन, तो आप स्लाइड पर ध्यान देंगे। आपको ब्रीफ में बताया गया है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन हैपेंस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। पैसिव एब्जॉर्प्शन बिना उपापचयी ऊर्जा को खर्च किए हुए संपन्न होता है। कहने का मतलब इसमें कोशिका को या कोशिका के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक तरह से जो है जो फिजिक्स का सिद्धांत है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का, उसके द्वारा संपन्न होने वाली जो है यह प्रक्रिया है। फिजिकल फोर्स के द्वारा संपन्न होने वाली यह क्रिया है, जिसमें आप जानते हैं कि कोई भी कण अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ स्वतः गति करता है। उसी बाहर से उसे किसी ऊर्जा को की आवश्यकता नहीं होती है या ऊर्जा को देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के साथ आउटर स्पेस से भी इसका संबंध बताया गया था कि एब्जॉर्प्शन की वह मात्रा जो लौट करके पुनः एक्सटर्नल घोल में आ सकती है या फ्री स्पेस तक जो एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल साल्ट का, वह इस कैटेगरी में आता है पैसिव साल्ट एब्जॉर्प्शन। लेकिन उसके बाद जहां से मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है उसके बाद मिनरल साल्ट का एब्जॉर्प्शन दूसरी प्रक्रिया पैसिव एब्जॉर्प्शन एक्टिव एब्जॉर्प्शन से होती है। तो दूसरा मैकेनिज्म है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, हैपेंस विद द एड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। मतलब यह एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिक एनर्जी को खर्च करके होता है। इस एब्जॉर्प्शन में उपापचयी ऊर्जा खर्च होती है। एक्चुअली शुरू का जो कॉन्सेप्ट था वह यही था कि अवशोषण जो है स्वतः होता है, लेकिन बाद के अध्ययनों से ये बात स्पष्ट हुआ कि नहीं, मिनरल साल्ट का एब्जॉर्प्शन कहीं न कहीं फिजिकल फोर्स से संभव इसलिए नहीं है कि यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। सॉइल सॉल्यूशन में इसका कंसंट्रेशन कम होता है और सेल सैप में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। फिर भी ये सॉइल सॉल्यूशन से मिनरल साल्ट एब्जॉर्ब होकर के सेल सैप में पहुंचता है या कोशिका के अंदर पहुंचता है। तो यह पानी वाटर एब्जॉर्प्शन से जस्ट डिफरेंट प्रक्रिया है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन नो डाउट
इसका वाटर पोटेंशियल सॉइल सोल्यूशन का ज्यादा होता है सेल से, तो वहां तो हम पैसिवली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पानी जो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के नियम के अनुसार वो सॉइल सोल्यूशन से सेल में पहुंच जाएगा। लेकिन मिनरल साल्ट के एब्जॉर्प्शन को पैसिव मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करना कठिन था और इसीलिए यह एक जो है जटिल विषय के रूप में सामने आया और तमाम वैज्ञानिकों ने इस पर जो है काम करके अपने अपने सुझाव दिए और इस सुझाव के फलस्वरूप मिनरल साल्ट के एब्जॉर्प्शन की दो प्रक्रिया सामने आई, पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन हैपेंस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हैपेंस विद द एड और एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। अब आइए एक एक करके हम लोग जो है दोनों को डिस्कस करें। तो सबसे पहले पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब यह पैसिव एब्जॉर्प्शन जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि क्या है, यह मिनरल साल्ट का वह एब्जॉर्प्शन है जिसमें कि मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च नहीं होती है। लेकिन बिना खर्च किए यह एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो इसको समझाने के लिए तीन थियरी जो है हमारे सामने है। पहला है आयन एक्सचेंज थियरी, दूसरा है डोनन इक्विलिब्रियम थियरी और तीसरा है मास फ्लो थियरी या हाइपोथेसिस। तो इन तीन थियरीज को अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो है प्रपोज किया है और अपने थियरी के माध्यम से मिनरल साल्ट के एब्जॉर्प्शन को पैसिव मैकेनिज्म से किस तरह प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, ये समझाने का प्रयास इसमें किया गया है। अब आयन एक्सचेंज थियरी में भी दो थियरी हैं, कॉन्टैक्ट आयन एक्सचेंज थियरी और दूसरा है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी। तो आयन एक्सचेंज थियरी जड़ की सतह और बाह्य घोल के बीच निश्चित संख्या में धनायन अथवा ऋणायन के विनिमय को आयन विनिमय कहते हैं। तो ये बात आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, जड़ की सतह और बाह्य घोल के बीच निश्चित संख्या में धनायन और ऋणायन के विनिमय को आयन विनिमय कहते हैं। यह बात ध्यान रखें कि विनिमय केवल समान आवेश के आयनों के बीच संभव है, अर्थात धनायन का विनिमय धनायन के साथ व ऋणायन का विनिमय केवल ऋणायन के साथ होता है। विनिमय के फलस्वरूप अनेक प्रकार के धनायन जड़ की सतह पर अधिशोषित एडसॉर्ब्ड हो जाते हैं। उनका कोशिका में स्थानांतरण पैसिव डिफ्यूजन से होता है। आयन विनिमय को स्पष्ट करने के लिए ये दो सिद्धांत हैं, एक कॉन्टैक्ट आयन एक्सचेंज थियरी है, दूसरा है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थियरी। तो हम लेते हैं कॉन्टैक्ट आयन एक्सचेंज थियरी को पहले। इस सिद्धांत के अनुसार किसी आयन के अधिशोषण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जल में घुला हो। ध्यान दीजिएगा, किसी आयन के अधिशोषण के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो जल में घुला हो। मिट्टी के कण कोलाइडल स्टेट में होते हैं तथा उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। इस आवेश को उदासीन अथवा संतुलित करने के लिए कणों की सतह पर धनायन अधिशोषित हो जाते हैं उसी मिट्टी के कणों पर। क्षारीय मिट्टी के कणों के ऊपर प्रायः Ca2+ कैल्शियम आयन तथा अम्लीय मिट्टी में हाइड्रोजन प्लस आयन अधिशोषित होते हैं। मिट्टी में रासायनिक खाद अथवा अन्य पोषक लवण डालने पर ये आयनित होते हैं और उनके धनायनों का मिट्टी के कणों के ऊपर उपस्थित हाइड्रोजन प्लस आयन अथवा कैल्शियम प्लस आयन से विनिमय हो सकता है। जड़ की सतह पर भी हाइड्रोजन प्लस आयन और OH माइनस आयन अवशोषित रहते हैं। ये आयन जल के विघटन से बनते हैं। जल H2O ये जब आयोनाइज होता है तो H+ आयन और OH माइनस आयन में टूटता है। मिट्टी के कण तथा जल की सतह पर उपस्थित आयन ओसिलेटिंग या दोलायमान होते हैं और जब भी
दो दोलायमान आयनों का ओवरलैपिंग होता है तो उनमें तुरंत विनिमय हो जाता है। इसे कैटायन एक्सचेंज कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से मिट्टी में उपस्थित ऋणायन का विनिमय भी OH माइनस आयन से होता है। तो यह कांटेक्ट आयन एक्सचेंज थ्योरी इसलिए था कि जड़ के सरफेस पर और मिट्टी के जो कोलाइडल पार्टिकल हैं उसके सरफेस पर जो अटैच आयन हैं उनके माध्यम से बताया गया है कि आयन का एक्सचेंज कैटायन का कैटायन के साथ और एनायन का एनायन के साथ होता है और इस एक्सचेंज के फलस्वरूप आयन जो है बिना मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च किए हुए जड़ के भीतर जो है अवशोषित हो जाते हैं। लेकिन इसी आयन एक्सचेंज को समझाने के लिए एक दूसरा जो है वैकल्पिक मैकेनिज्म भी दिया हुआ है कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। इस थ्योरी को मानने वालों का विचार है कि जड़ों द्वारा श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित की जाती है। यह जल में घुल करके, आपको पता ही है कि जड़ भी श्वसन करते हैं, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो यह जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है क्योंकि जमीन में पानी होता ही है, सॉइल मॉइस्चर, जो हाइड्रोजन आयन तथा HCO3 में विघटित होता रहता है। कार्बोनिक एसिड H+ आयन और HCO3 आयन में विघटित टूटता रहता है। इस प्रकार संपर्क आयन विनिमय सिद्धांत के विपरीत, मतलब ऊपर वाला जो आपको अभी जो बताया गया कांटेक्ट आयन एक्सचेंज थ्योरी, उसके विपरीत इसमें मिट्टी में उपस्थित जल अथवा मिट्टी के घोल का विशेष महत्व है। हाइड्रोजन प्लस मिट्टी के कणों में उपस्थित अन्य धनायनों से विनिमय के बाद जड़ की सतह की ओर विसरण करने लगते हैं। उपरोक्त जो अभी आपको बताया गया, दोनों विधियों में आयन बाह्य घोल से कोशिका भित्ति की ओर बढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन के अपकर्ष ट्रांसपिरेशन पुल से यह क्रिया तीव्र होती है, परंतु आयन जब कोशिका भित्ति के अंदर आकर कोशिका कला की सतह पर आते हैं तो उनके आगे बढ़ने की गति मंद पड़ जाती है, क्योंकि कोशिका कला अकार्बनिक आयनों के लिए अधिक पारगम्य नहीं है। आयन को कोशिका कला के अंदर जाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से सक्रिय है और इसमें उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु फिर भी कुछ आयन निष्क्रिय डिफ्यूजन से कोशिका में प्रवेश करते हैं, ऐसा माना गया। कहने का मतलब ये थियरी अपने आप में बता रहा है कि पूरा जो है मिनरल साल्ट का एब्जॉर्प्शन पैसिव या इस आयन एक्सचेंज के माध्यम से संभव नहीं है। हाँ, कुछ मात्रा जो है इस आयन एक्सचेंज के द्वारा संभव है। अब इसी पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो दूसरा है डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी, ये डोनन वैज्ञानिक का नाम है FG डोनन। इन्होंने 1927 में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था और अपने विशेष प्रस्तुति के द्वारा इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से बिना उपापचयी ऊर्जा के मिनरल साल्ट का एब्जॉर्प्शन संभव हो सकता है। यह अविसरणशील अथवा स्थिर इनडिफ्यूजिबल और फिक्स्ड आयनों के प्रभाव पर आधारित है। डोनन के अनुसार इसमें एक अवकलीय रूप से पारगम्य डिफरेंशियली परमिएबल झिल्ली की कल्पना की गई है, जो कि सेल मेम्ब्रेन का होता है, जो कि कोशिका को बाह्य घोल से पृथक करती है। उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि यह झिल्ली कोशिका के अंदर उपस्थित ऋणायनों के लिए अपारगम्य है, जो भीतर ऋणायन है उसके लिए अपारगम्य है, और बाह्य घोल में उपस्थित दोनों प्रकार के आयनों धनायन अथवा ऋणायन के लिए पारगम्य है। मतलब बाह्य घोल में जो दोनों है धनायन ऋणायन दोनों के लिए जो पारगम्य है, लेकिन कोशिका के भीतर जो ऋणायन है उसके लिए अपारगम्य है। ऐसी स्थिति में स्थिर अथवा अविसरणीय आयनों के आवेश को उदासीन करने के लिए अधिक धनायनों की आवश्यकता होगी। इसके फलस्वरूप कोशिका में धनायनों की सांद्रता बाह्य घोल की अपेक्षा अधिक होगी।
यह बात ध्यान देने योग्य है कि कोशिका में स्थिर ऋणायनों के कारण कोशिका में बाह्य घोल से विसरित होने वाले ऋणायनों की संख्या कम होगी। अतः बाह्य घोल में ऋणायनों की सांद्रता कोशिका के अंदर से अधिक होगी। इसके विपरीत यदि कोशिका में उपस्थित धनायन स्थिर हो तो उस स्थिति को भी इसी प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। डोनन साम्यावस्था को, जो इनका दिया हुआ समीकरण है उसके द्वारा दर्शाया जाता है। डोनन साम्यावस्था बराबर होता है कोशिका में धनायन डिवाइडेड बाई बाह्य घोल में धनायन बराबर बाह्य घोल में ऋणायन डिवाइडेड बाई कोशिका में ऋणायन। अंग्रेजी में आप इसको समझ लीजिए, पॉजिटिव आयंस इनसाइड द सेल डिवाइडेड बाई पॉजिटिव आयंस आउटसाइड द सेल बराबर इक्वल टू नेगेटिव आयंस आउटसाइड द सेल डिवाइडेड बाई नेगेटिव आयंस इनसाइड द सेल। डोनन साम्यावस्था का महत्व इसलिए भी है कि यह कोशिका में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध तत्वों को एकत्र होने की क्रिया को स्पष्ट करता है। तो यह इस मामले में जो है विशेष हो जाता है। जो बात मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन के केस में आती है कि मिनरल साल्ट का एब्जॉर्प्शन सेल सेप में ज्यादा होते हुए भी ये मिनरल साल्ट सॉइल सॉल्यूशन से कैसे जो है भीतर आते हैं, तो आयन एक्सचेंज थियरी इसको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन डोनन इक्विलिब्रियम ने जो उन्होंने जो है फिक्स्ड आयन सिद्धांत इनसाइड सेल जो बतलाया, चाहे वो धनायन का हो चाहे ऋणायन का हो, जो भी फिक्स हो जाएगा तो अपोजिट आयन बाहर मात्रा कम होते हुए भीतर जो है ज्यादा उसका रिक्वायरमेंट हो जाएगा और भीतर जो है आ जाएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। इस बात को जो है बताने में ये मतलब सक्षम रहे और इसीलिए जो है यह विशेष महत्व का हो जाता है डोनन इक्विलिब्रियम। अब तीसरा एक और मैकेनिज्म है पैसिव साल्ट एब्जॉर्प्शन के लिए, जिसको हम कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस या थ्योरी। इसको प्रपोज करने वाले वैज्ञानिकों में हाल्मो 1953, 55, क्रेमर 1956 तथा काइलिन एवं क्रैमर 1957, इन लोगों ने जो है इसको प्रपोज किया है। का मत है कि खनिज लवणों का जड़ द्वारा अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के कारण जल के मास फ्लो के साथ होता है। कहने का मतलब कि ऊपर से जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है वह एक सक्शन प्रेशर जनरेट करता है, जिससे कि पानी जो है तेजी से सॉइल सॉल्यूशन से अवशोषित होता है। और चूंकि वन वे मूवमेंट होता है तो उस पानी में घुला हुआ जो मिनरल साल्ट है वो भी भीतर जड़ के आ जाता है। इसी को जो है मास फ्लो कहा गया है। तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल साल्ट का प्रश्न ही नहीं उठता और ये पूरा जो है बल्क प्रवाह के रूप में या मास फ्लो के रूप में मिनरल साल्ट्स ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा भीतर आ जाते हैं और इसमें कहीं मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं खर्च होती है, बल्कि ऊपर का जो है वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष या ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है। तो ये तीन मैकेनिज्म हैं जिसके द्वारा कोशिश किया गया है पैसिव साल्ट एब्जॉर्प्शन को समझाने के लिए। लेकिन तीनों मैकेनिज्म बहुत सारी परिस्थितियों में कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होता है। यदि वातावरण में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर काफी डाउन है, तो ऐसे समय पर ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होगा, फिर भी मिनरल साल्ट कैसे एब्जॉर्ब होंगे। तो निश्चित है कि पैसिव साल्ट एब्जॉर्प्शन से कंप्लीट मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन को समझा पाना जो है संभव नहीं है। अब इसी की वजह से जो है एक्टिव साल्ट एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट ज्यादा प्रबल होता है। अब हम आते हैं एक्टिव साल्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव साल्ट एब्जॉर्प्शन। अब क्या है एक्टिव साल्ट एब्जॉर्प्शन, तो उस पर एक निगाह डालते हैं। डिफ्यूजन ऑफ आयंस और साल्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल विद द aid of metabolic energy is known as active absorption. As per Levitt, there are 4 evidences to prove it.
diffusion of ions or salts against the electrochemical potential with the aid of metabolic energy कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च करके आयन या साल्ट का एब्जॉर्प्शन ही जो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। और लेविट के अनुसार जो है 4 ऐसे प्रमुख उदाहरण हैं जो इसको जो है प्रमाणित करते हैं कि मिनरल साल्ट का एब्जॉर्प्शन एक्टिव एब्जॉर्प्शन के रूप में ही होता है या इसी मैकेनिज्म से होता है। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट्स आर सो हाई दैट इट कांट बी एक्सप्लेन्ड विद द सपोर्ट ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब लेविट ने बताया कि खनिज तत्वों के अवशोषण की दर बहुत अधिक होती है, इसे निष्क्रिय क्रियाओं द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स इनसाइड द सेल आर हायर देन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन। विशिष्ट होने वाले पदार्थों की सांद्रता बाह्य घोल की अपेक्षा कोशिका में अधिक होती है। यह भी प्रमाणित करता है कि मिनरल साल्ट का एब्जॉर्प्शन जो है एक्टिव मैकेनिज्म से ही संभव है। तीसरा है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। एब्जॉर्प्शन की दर तथा उपापचयी ऊर्जा के उपयोग में प्रत्यक्ष संबंध देखा जाता है, तो यह भी प्रमाणित करता है। और चौथा है लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स सीम्स टू बी अफेक्ट द रेट ऑफ मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन। कोशिका की क्रियाशीलता अवशोषण की क्रिया को प्रभावित करती है, इससे भी जो है एक्टिव साल्ट एब्जॉर्प्शन की बात या कॉन्सेप्ट पुष्ट होती है। अब इस एक्टिव साल्ट एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर 4 कॉन्सेप्ट्स और थियोरीज टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। 4 कॉन्सेप्ट या 4 थियोरीज हैं इस एक्टिव साल्ट एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म को स्पष्ट करने के लिए। पहले का नाम है कैरियर कॉन्सेप्ट। इसको देने वाले हैं वेडेन होनेर्ट 1936। इनके अनुसार किसी ऊतक अथवा कोशिका का वह भाग जिसमें आयनों का अवशोषण उपापचयी ऊर्जा के उपयोग से होता है, आंतरिक दिक् स्थान इनर स्पेस कहलाता है। किसी ऊतक अथवा कोशिका का वह भाग जिसमें आयनों का अवशोषण उपापचयी ऊर्जा के उपयोग से होता है उसको आंतरिक दिक् स्थान इनर स्पेस कहते हैं। मतलब आउटर स्पेस पहले आपको बता दिया गया था, अब ये इनर स्पेस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन का स्पेस है, ये जान लीजिए। इस भाग में अवशोषित आयन एक्सचेंजेबल नहीं होते हैं, मतलब जो आयन एब्जॉर्ब हो गए वो एक्सचेंज नहीं होंगे, जबकि आउटर स्पेस में अवशोषित आयन स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकते हैं बाहर भीतर। बाह्य एवं आंतरिक दिक् स्थान के बीच का क्षेत्र आयनों के लिए अपारगम्य होता है। वेडेन होनेर्ट के अनुसार इस अपारगम्य अथवा अवरोधक क्षेत्र को पार करने के लिए आयन इसमें उपस्थित कुछ वाहकों से बाह्य दिक् स्थान में समायोजित होते हैं और उन्हें आंतरिक दिक् स्थान में विमुक्त कर देते हैं। कहने का मतलब यह अपारगम्य जो अवरोधक क्षेत्र है वही है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन में, वैसे मेम्ब्रेन बहुत पतली संरचना है, फिर भी इसमें जान लीजिए कि बाहर जो सेल मतलब जो आयन है और उस मेम्ब्रेन के भीतर मतलब आउटर स्पेस में जो है, अब वो इनर स्पेस में कैसे आएंगे, तो उसको लाने के लिए कुछ कैरियर होते हैं जो बाहर उसके साथ संयुक्त होते हैं और फिर मेम्ब्रेन के इनसाइड आकर के जो है उस आयन को रिलीज करके विमुक्त हो जाते हैं। अतः इस विचारधारा की
विशेषता यह है कि इसके अनुसार आयन बाह्य एवं आंतरिक दिक् स्थान के बीच के अपारगम्य या अवरोधक क्षेत्र से वाहक आयन सम्मिश्र कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स के रूप में निकलता है। यह सम्मिश्र अपारगम्य क्षेत्र में सदैव बाहर से भीतर की ओर गति करते हैं। इन वाहकों की विशेषता यह है कि वे आयनों के साथ केवल बाह्य क्षेत्र में संयोजित होते हैं। फलतः आंतरिक क्षेत्र में विमुख किए गए आयन उपरोक्त अवरोधक क्षेत्र के अंदर ही एकत्र होते रहते हैं और वे बाहर नहीं निकल पाते हैं। मतलब एक बार जो कैरियर के द्वारा भीतर लाया गया वो भीतर ही रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। मतलब कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बाहर आउटर मेम्ब्रेन पर ही बनता है। अब अनेक प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि आयनों का सक्रिय अवशोषण वाहकों की सहायता से होता है तथा जो आयन एक बार आंतरिक क्षेत्र में अवशोषित हो जाते हैं वे बाहर की ओर विसरित नहीं होते हैं। वाहक आयन सम्मिश्र के निर्माण के लिए ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता होती है। एटीपी का मुख्य कार्य वाहक को सक्रिय बनाना है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि एक्टिवेशन की प्रक्रिया में वाहकों में उपयुक्त संरचनात्मक परिवर्तन स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं जिसके फलस्वरूप ये आयन के साथ सरलता से सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अवरोधक झिल्ली की भीतरी सतह पर पहुंचने पर वाहक आयन सम्मिश्र कुछ विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में टूट जाता है और आयन मुक्त हो जाते हैं। इस अवस्था में वाहक निष्क्रिय होता है जिसके कारण वे भीतरी सतह पर आयन से संयोजित नहीं होते हैं। वाहकों द्वारा सक्रिय अवशोषण के समर्थन में अनेक प्रयोग किए गए हैं। अब कुछ प्रक्रिया की विशेषताओं का वर्णन किया गया है जो वाहक संकल्पना को जो है का समर्थन करता है। आगे आपको कुछ इसके सपोर्ट में उदाहरण हम देने जा रहे हैं। पहला है आइसोटोपिक एक्सचेंज या आइसोटोपिक एक्सचेंज इस कैरियर कॉन्सेप्ट को जो है सपोर्ट करता है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि अवशोषण आयनों का विसरण बाहर की ओर नहीं हो सकता है। जो आयन अवशोषित हो जाते हैं उनका बाहर की ओर नहीं हो सकता है। लेगन एवं एप्स्टीन 1956 ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप के प्रयोग से यह प्रमाणित किया कि आंतरिक क्षेत्र में अवशोषित आयन बाह्य घोल में उपस्थित उसी जाति के आयनों के साथ नॉन एक्सचेंजेबल होते हैं। मतलब बाहर जो आयन है उससे एक्सचेंज इनका नहीं हो सकता। इसके दो कारण हैं। पहला, तत्व बाह्य व आंतरिक क्षेत्र के बीच स्थित अपारगम्य क्षेत्र को आयन के रूप में पार नहीं कर सकते। इसके लिए वे वाहक आयन समिश्र कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तथा दूसरा, वाहक आंतरिक क्षेत्र में उपस्थित आयनों के साथ संयोजित नहीं होते हैं। वे केवल बाह्य क्षेत्र में उपस्थित आयनों से मिलकर वाहक आयन समिश्र बनाते हैं जिनके विसरण की दिशा सदैव बाहर से अंदर की ओर होती है। तो यह जो है आइसोटोपिक एक्सचेंज के माध्यम से यह बात प्रमाणित किया गया है कि आयन केवल बाहर से भीतर कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स के रूप में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। दूसरा और भी है एविडेंस इसको जो है प्रमाणित करने के लिए, सैचुरेशन इफेक्ट, संतृप्त प्रभाव। किसी एंजाइमी क्रिया में अभिकारकों रिएक्टेंट्स की मात्रा बढ़ाने पर क्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ऐसा केवल तभी तक संभव है जब तक कि एंजाइम के सभी एक्टिव साइट्स प्रयोग में नहीं आ जाते। सभी सक्रिय क्षेत्रों के भर जाने पर क्रिया की दर स्थिर हो जाती है।
ऐसी स्थिति में अभिकारकों की मात्रा बढ़ाने से क्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह भी जो है सैचुरेशन इफेक्ट है और इस बात को प्रमाणित करता है कि आयन जो है कैरियर के माध्यम से ही जो है भीतर आते हैं। तीसरा है विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। जड़ की कोशिकाओं में विभिन्न तत्वों के आयनों की सांद्रता में अंतर इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि उनका अवशोषण विशिष्ट वाहकों से होता है। एप्स्टीन एवं हैगन 1952 ने अपने प्रयोगों में देखा कि पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम आदि कुछ एक संयोजी आयनों का अवशोषण एक ही प्रकार के वाहकों द्वारा होता है। अतः बाह्य घोल में इन तत्वों की सांद्रता में अंतर उनके अवशोषण को प्रभावित करेगा। उदाहरणार्थ, बाह्य घोल में पोटेशियम और रुबिडियम की सांद्रता बढ़ाने से सीजियम का अवशोषण कम हो जाता है। इसके विपरीत सोडियम और लिथियम का अवशोषण चूंकि भिन्न प्रकार के वाहकों से होता है, अतः बाह्य घोल में सोडियम अथवा लिथियम की सांद्रता का पोटेशियम, सीजियम अथवा रुबिडियम के अवशोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब कि अलग प्रकार के आयन के लिए अलग प्रकार के कैरियर होते हैं। तो अलग अलग प्रकार का आयन है तो निश्चित रूप से जो है उनके कंसंट्रेशन का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह भी इस कैरियर कॉन्सेप्ट को प्रमाणित करता है। यह तो रहा पहला मैकेनिज्म एक्टिव एब्जॉर्प्शन का। दूसरा अब आते हैं आयन पंप अथवा साइटोक्रोम पंप कॉन्सेप्ट। इसको प्रपोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं ये हैं लुंडीगार्थ एवं बर्स्ट्रोम 1933। इनके अनुसार पौधों में श्वसन दर तथा उनके द्वारा एनायंस के अवशोषण में सीधा संबंध है। श्वसन का दर और एनायन के अवशोषण में सीधा संबंध इन्होंने देखा है। उन्होंने अपने प्रयोगों में देखा कि यदि पौधे को जल से निकालकर लवणों के घोल में रखा जाता है तो सामान्य श्वसन की दर बढ़ जाती है। जल से निकाल करके जल से निकालकर साल्ट के घोल में रखा जाता है तो सामान्य श्वसन की दर बढ़ जाती है। श्वसन की दर में इस वृद्धि को साल्ट रेस्पिरेशन कहते हैं। यद्यपि ऋणायनों के अवशोषण व श्वसन में सीधा संबंध देखा गया, परंतु धनायनों का अवशोषण श्वसन से संबंधित नहीं था। अतः लुंडीगार्थ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केवल ऋणायनों का ही सक्रिय अवशोषण होता है और धनायनों का अवशोषण निष्क्रिय प्रक्रिया से होता है। अनेक कारक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड व साइनाइड जो श्वसन की दर को कम करते हैं, उनसे ऋणायनों का अवशोषण भी कम होता है। लुंडीगार्थ की धारणा को इससे भी समर्थन मिला। लुंडीगार्थ द्वारा प्रस्तावित आयन पंप की परिकल्पना की निम्नलिखित 3 विशेषताएं हैं। पहला, देयर आर डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एनायन एंड कैटायन एब्जॉर्प्शन। इनके अनुसार ऋणायन तथा धनायन के अवशोषण की प्रक्रिया भिन्न है। दूसरा, difference in the concentration of oxygen on outer and inner surface of the membrane results in oxidation on outer surface and reduction on inner surface of the membrane। कहने का मतलब अवरोधक झिल्ली की बाह्य और भीतरी सतह पर ऑक्सीजन की सांद्रता में अंतर होता है, जिसके फलस्वरूप बाहरी सतह पर ऑक्सीडेशन तथा भीतरी सतह पर रिडक्शन की क्रिया होती है। और तीसरा है ट्रांसफर ऑफ एनायंस फ्रॉम आउटर टू इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन इज मीडिएटेड बाय साइटोक्रोम। और तीसरी बात इन्होंने जो कही है कि ऋणायनों का अवशोषण झिल्ली की बाहरी सतह से भीतरी सतह की ओर साइटोक्रोम पंप के द्वारा होता है। लुंडीगार्थ द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह पर साइटोक्रोम का
ऑक्सीकरण Fe3 पर फेरिक आयन में होता है और भीतरी सतह पर उनका अपचयन फेरस आयन के रूप में होता है Fe2+। अवरोधक झिल्ली की भीतरी सतह पर श्वसन की क्रिया से संबद्ध एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज की अभिक्रिया से प्रोटीन हाइड्रोजन प्लस व इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। बाहरी सतह पर साइटोक्रोम ऑक्सीकृत होने पर एक इलेक्ट्रॉन देता है और उसके बदले में एक ऋणायन से संयोजित हो जाता है। साइटोक्रोम द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन H+ व ऑक्सीजन से संयोजित होकर जल बनाता है। अवरोधक झिल्ली की भीतरी सतह पर साइटोक्रोम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में निकले इलेक्ट्रॉन से संयोजित होकर अपचयित हो जाता है और ऋणायन को मुक्त कर देता है। लुंडिगार्थ के अनुसार भीतर झिल्ली की भीतरी सतह पर एकत्रित ऋणायनों के आवेश को संतुलित करने के लिए धनायन का पैसिव माध्यम से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कहने का मतलब कि साइटोक्रोम पंप के द्वारा जो है एनायंस या ऋणायन जो है बाहर से भीतर लाए जाते हैं और इस तरह से ऋणायन की मात्रा भीतर ज्यादा हो जाती है। अब उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए कैटायंस या धनायन जो है वह पैसिव माध्यम से भीतर आ जाते हैं। यद्यपि लुंडिगार्थ ने ऋणायनों के अवशोषण व श्वसन में सीधा संबंध देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि यह क्रिया ऊर्जा पर निर्भर है, परंतु अन्य वैज्ञानिक उनके द्वारा प्रस्तावित साइटोक्रोम पंप की आलोचना करते हैं। अब तक उपलब्ध प्रमाण कोशिकांगों की झिल्ली में तो साइटोक्रोम की उपस्थिति दर्शाते हैं, परंतु कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम नहीं होते हैं। रॉबर्टसन, विल्किंसन एवं विक्स 1951 के अनुसार ऋणायन अवशोषण को श्वसन से संबद्ध एटीपी के उत्पादन के कारण के अनुसार ऋणायन अवशोषण का श्वसन से संबंध एटीपी के उत्पादन के कारण है, ना कि साइटोक्रोम के ऑक्सीकरण अपचयन से। उन्होंने देखा कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल जिससे ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलेशन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कम हो जाता है, श्वसन क्रिया को बढ़ाता है, परंतु लवण अवशोषण को कम करता है। इससे स्पष्ट है कि लवण अवशोषण की प्रक्रिया का संबंध एटीपी उत्पादन से है, न कि साइटोक्रोम से। हेडले एवं ओवरस्ट्रीट 1955 के अनुसार यह धारणा कि श्वसन में वृद्धि केवल ऋणायन के अवशोषण से होती है ठीक नहीं है, क्योंकि पोटेशियम आयन और सोडियम आयन धनायन भी श्वसन क्रिया को उत्तेजित करते हैं। इसके अतिरिक्त साइटोक्रोम पंप सिद्धांत के अनुसार ऋणायन के स्थानांतरण के लिए केवल एक वाहक है, अतः ऋणायनों में वाहक से संयोजित होने के लिए परस्पर स्पर्धा कंपटीशन होनी चाहिए, परंतु सल्फेट, फास्फेट व नाइट्रेट जैसे ऋणायनों में इस प्रकार की स्पर्धा नहीं देखी गई है। तो इन्होंने भी जो है इस साइटोक्रोम पंप थ्योरी को नकारा है। अब जो लास्ट थ्योरी है एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए, फास्फोलिपिड कॉन्सेप्ट या हाइपोथेसिस, आइए अब उसको जो है देखा जाए। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस। नहीं, तीसरा तीसरा विद्युत रासायनिक प्रवणता की का जो है हाइपोथेसिस या कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस या कॉन्सेप्ट। पीटर माइकल 1968 द्वारा प्रतिपादित इस परिकल्पना के अनुसार ऋणायनों का स्थानांतरण
अवरोधक झिल्ली की बाहरी व भीतरी सतह पर उत्पन्न इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के कारण होता है। इस प्रक्रिया में एटीपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह एटीपी का हाइड्रोलिसिस कर एडीपी व इनऑर्गेनिक फास्फेट तथा जल के अपघटन से हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। हाइड्रोजन आयन अवरोधक झिल्ली से बाहर की ओर तथा हाइड्रोक्सी आयन झिल्ली से अंदर की ओर स्थानांतरित होते हैं। इसके कारण झिल्ली में प्रोटोन प्रवणता, प्रोटोन ग्रेडियंट उत्पन्न होता है। इस अवस्था में प्रत्येक ऋणायन का स्थानांतरण एक OH आयन के विनिमय से होता है। धनायनों का सक्रिय स्थानांतरण वाहकों द्वारा होता है। ये वाहक संभवतः एटीपेज एंजाइम स्वयं है, यह जो वाहक है। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अनुसार, इसमें जो है एटीपेज की महत्वपूर्ण भूमिका है। और लास्ट जो थियरी है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन को, वो है फास्फोलिपिड थियरी या कॉन्सेप्ट या हाइपोथेसिस। इसको प्रपोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है टी.ए. बेनेट क्लार्क, 1956। इनके अनुसार आयनों के सक्रिय स्थानांतरण में फास्फोलिपिड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके अनुसार लेसिथिन नामक फास्फोलिपिड का संश्लेषण तथा फास्फेटिडिक एसिड व कोलिन में जल अपघटन चक्रीय क्रम में होता है। लेसिथिन का संश्लेषण अवरोधक झिल्ली की बाहरी सतह पर होता है, जहां पर आयन उससे संयोजित होकर लेसिथिन आयन सम्मिश्र बनाते हैं और झिल्ली की भीतरी सतह पर इस सम्मिश्र के जल अपघटन से आयन मुक्त हो जाते हैं। लेसिथिन संश्लेषण के एक चरण में एटीपी की आवश्यकता होती है, इसलिए सक्रिय आयन अवशोषण की क्रिया ऊर्जा पर निर्भर है। बिडवेल 1979 के अनुसार आयनों का अवशोषण संभवतः एक से अधिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। ये विभिन्न प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न स्थानों पर एक ही समय में सक्रिय हो सकती हैं। तो आफ्टर ऑल दोनों जो बता दिया गया आप लोगों को, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन, और इनको समझाने के लिए जितने भी मैकेनिज्म थे, जितने भी हाइपोथेसिस थे, जो भी आपको दिया गया, बिडवेल के अनुसार ये बात प्रकट होती है कि आयनों का अवशोषण संभवतः एक से अधिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है या सबके सम्मिलित प्रभाव में होता है, और ये प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न स्थानों पर एक ही समय में सक्रिय होती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द active and passive absorption of mineral salts. Now the class has been over. The remaining part will be discussed tomorrow.